नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित कुमार अपने YouTube चैनल वाइफ स्टडी पॉइंट में आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि अभी हमारी क्लासेज इकोनॉमिक्स और मार्केटिंग के बेस्ड पे MCQ चल रही है, जो कि आज मैं पार्ट 4 बताने जा रहा हूं। यानी आज की क्लास 4 होने वाली है। यानी मैं पहले आपको क्लास 1, क्लास 2 और क्लास 3 करवा दिया हूँ, जो कि आपके इकोनॉमिक्स और मार्केटिंग के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो मेमोरी बेस्ड पे बनाए गए हैं वो मैं आपको बता दिया हूँ। अगर आप लोगों ने हमारे वो क्लास को नहीं देखे हैं तो प्लीज़ पहले आप उन्हें देख लें। तो चलिए दोस्तों, आज के हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन MNP से NI में पहुंचने के लिए समर्पित है? यानी विच ऑफ द फ्लोइंग इज डिडक्टेड फ्रॉम MNP टू अराइव एट NI यानी नेशनल इनकम। तो ये कौन है? तो ये इनडायरेक्ट टैक्स है, यानी अप्रत्यक्ष कर। यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ दोस्तों, मैंने आपको हर क्लास में बताया कि मैं एक्सप्लेनेशन आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि एक्सप्लेनेशन बताने बैठा तो ये क्लासेस थोड़ी लंबी हो जाएगी। इसे मैं आपको PDF में ही दे दूंगा और PDF में ही आप लोग इसके एक्सप्लेनेशन को पढ़ लेना। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जब बहुत अधिक धन कुछ वस्तुओं को पीछा कर रहा हो तब स्थिति होती है। तो ये कौन सी स्थिति होती है? यानी कहने का मतलब है, जब बहुत अधिक धन जब कुछ वस्तु पीछा कर रहा हो, यानी डिमांडेड बढ़ती रहती है, तब क्या होता है? तो ये कहलाती है इन्फ्लेशन, यानी मुद्रास्फीति। यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। पैसे पर कर किसके द्वारा लगाया जा सकता है? यानी कर का मतलब यहाँ पर टैक्स है। यानी टैक्सेस ऑन प्रोफेशन कैन बी लीव्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट ओनली, यानी केवल राज्य सरकार ही लगा सकते हैं। यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में सबसे पहले राष्ट्रीय आय यानी नेशनल इनकम का अनुमान किसने लगाया था? तो ये किसने लगाया था? तो ये इन्होंने दादा भाई नौरोजी ने लगाया था। यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दादा भाई नौरोजी। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा समूह मुद्रास्फीति में सबसे अधिक पीड़ित है? यानी विच ऑफ द फ्लोइंग ग्रुप्स सफर फ्रॉम द मोस्ट फ्रॉम इन्फ्लेशन। तो ये कौन हो जाएंगे? तो ये लेनदार हो जाएंगे। यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्रेडिटर्स यानी लेनदार। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। भारत के योजना आयोग का गठन किस वर्ष में किया गया था? तो ये योजना गठन आयोग का गठन कब किया गया था? तो ये 1950 में किया गया था। यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना की अवधि केवल 4 वर्षों की थी? यानी विच 5 ईयर प्लान्स ड्यूरेशन वाज ओनली द 4 ईयर्स। यानी हमारी जो पंचवर्षीय योजना होती है वो 5 साल की होती है, लेकिन ये केवल 4 वर्ष की ही थी। तो ये कौन सी थी? तो ये 5वां था, जो कि सिर्फ 4 वर्ष के लिए ही थी। यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किस उत्पाद को ISI मार्क नहीं दिया गया है? ISI मार्क इज नॉट गिवन टू विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट। तो किसे नहीं दिया गया है? तो ये बिस्कुट को नहीं दिया गया। यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन सी। यानी इलेक्ट्रिक गुड्स को, होजियरी को और क्लॉथ्स को, ये सब को ISI मार्क दिया जा चुका है। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। और ये ISI का मतलब क्या होता है? यानी ISI का इंडियन स्टैंडर्ड एंड मेंटेनिंग क्वालिटी इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, ये होता है ISI का मीन्स मतलब। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। भारत में कृषि उच्च उपज देने वाला किस्म कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? यानी इन इंडिया एग्रीकल्चर हाई यील्डिंग वैरायटी प्रोग्राम वाज स्टार्टेड इन 1966, यानी 1966 में किया गया था। यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन भारतीय अर्थव्यवस्था के तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? यानी टर्शियरी सेक्टर में आता है।
तो कौन आता है? तो ये आता है ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स यानी माल का परिवहन, ये आता है तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। डैश में भारत में आर्थिक सर्वेक्षण प्रकाशित करता है, तो ये कौन, यानी कौन पब्लिश करता है इकोनॉमिक सर्वे इन इंडिया को? तो ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस करते हैं, यानी वित्त मंत्रालय भारत में आर्थिक सर्वेक्षण को प्रकाशित करता है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस आर्थिक व्यवस्था में सरकार तय करती है कि समाज की जरूरतों के अनुसार किन वस्तुओं का उत्पादन किया जाए? यानी इन विच इकोनॉमिक सिस्टम द गवर्नमेंट डिसाइडेड्स व्हाट गुड्स आर टू बी प्रोड्यूस्ड इन अकॉर्डेंस विद द नीड्स ऑफ सोसाइटी। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो ये सोशलिस्ट यानी समाजवादी, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन ए। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। किस पंचवर्षीय योजना ने मानव विकास को सभी विकास प्रयासों के मूल रूप में मान्यता दी है? तो ये किस पंचवर्षीय योजना में दी थी? तो ये 8वीं पंचवर्षीय योजना में दी थी, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 8 5-ईयर प्लान में। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये किस क्षेत्र में उद्यम या कार्यस्थल है जहां रोजगार की शर्तें नियमित है? तो ये किस क्षेत्र में? तो ये संगठित क्षेत्र में, यानी ऑर्गेनाइज्ड, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय आय के आकलन की एक विधि नहीं है? यानी नेशनल इनकम की एस्टिमेटिंग इज नॉट मेथड। कौन है? ये मैट्रिक्स विधि है, जो कि राष्ट्रीय आय के आकलन की एक विधि नहीं है, यानी इसकी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मैट्रिक्स मेथड। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा कर यानी टैक्स केवल राज्य सरकार द्वारा ही लगाया जाता है? तो ये कौन सा कर है? तो ये मनोरंजन कर है, यानी इंटरटेनमेंट टैक्स, यानी राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, HDI 3 आयामों में से किस प्रगति का एक बड़ा पैमाना है? यानी HDI इज एन एग्रीगेट मेजर ऑफ प्रोग्रेस इन विच ऑफ दिस 3 डायमेंशन। तो ये कौन है? ये स्वास्थ्य, शिक्षा और आय हैं, जो HDI के अंतर्गत आते हैं, यानी इसका राइट आंसर हो ऑप्शन ए। ये HDI का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ये होता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इसे आप याद रखिएगा। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। ऑक्ट्रोल क्या है? यानी व्हाट इज एन ऑक्ट्रोल? तो ऑक्ट्रोल क्या है? एक तरह का टैक्स है, यानी कर है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आपसे एग्जाम में पूछेगा ऑक्ट्रोल इज व्हाट? तो ऑक्ट्रोल एक टैक्स है। ऑक्ट्रोल एक कैसा टैक्स है? सिंपल इसे एक लाइन में समझिए, ऑक्ट्रोल शहर शहर में प्रवेश करने वाले विभिन्न सामानों पर लगाए जाने वाला एक कर है। ये क्या कहलाता है? ये ऑक्ट्रोल कहलाता है। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। विज्ञापन, बिक्री संवर्धन, प्रत्यक्ष बिक्री, ये सभी मार्केटिंग मिशन के निम्नलिखित में से किस पी के तत्व हैं? तो ये किस पी के तत्व हैं? ये सब फिजिकल एविडेंस के, यानी भौतिक प्रमाण के तत्व हैं, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और जो 7P हैं वो मैं यहाँ आपको बता दिया हूँ। फर्स्ट पीस प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, पीपुल, प्रोसेस एंड फिजिकल एविडेंस। ये आपके कुल 7P हैं, इसे भी आप याद कर लेना। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। आय में वृद्धि से किसकी मांग में गिरावट आ जाती है? यानी अराइज इनकम लीड्स टू फॉल इन द डिमांड ऑफ व्हाट? तो ये किसकी कमी से आ जाती है? तो ये इन्फीरियर गुड्स, यानी निम्न स्तरीय वस्तु की मांग में गिरावट आ जाती है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन
ए। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। डैश उत्पादों का एक सूट प्रदान करता है जो लोगों को अपने दोस्तों और परिवारों से जुड़ने, समुदायों को खोजने और व्यवसायों को विकसित करने में मदद करता है। तो ये कौन करता है? तो ये फेसबुक करता है। फेसबुक तो आप सब लोगों ने यूज किया है, यूज करते भी होंगे, जो कि आपके परिवार से जुड़ने और समुदायों को खोजने में अपने दोस्तों हर तरह से सबसे कांटेक्ट करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये फेसबुक हो जाएगा, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन बी। ये फेसबुक कब आया था भारत में? तो ये 2004 में आया था। और इसके संस्थापन कौन है? तो ये हैं मार्क जुकरबर्ग। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्यावसायिक बाहरी परिस्थिति अवलोकन में डैश में शामिल है। तो ये किस में शामिल है? तो ये खतरों और अवसरों की पहचान में, यानी आइडेंटिफाई थ्रेट्स एंड अपॉर्चुनिटीज, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किसका घरेलू मुद्रा की विनिमय दर पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है? तो ये किससे प्रभाव पड़ता है? तो ये इंक्रीज इन एक्सपोर्ट, यानी निर्यात में वृद्धि के कारण सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रचार के निर्णय में निम्नलिखित 3 बुनियादी गतिविधियों में से कौन सा शामिल है? यानी वो जो 3 बेसिक एक्टिविटीज़ है वो कौन कौन से हैं? तो वो है इंफॉर्मेशन, परसुएशन एंड इन्फ्लुएंस, जैसे सूचना, अनुनय और प्रभाव, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कीमत में प्रतिशत परिवर्तन के बाद भी मांग में कोई परिवर्तन नहीं होता है तो इसे हम क्या कहते हैं? तो इसे हम क्या कहते हैं? तो इसे हम परफेक्टली इनएलास्टिक डिमांड कहते हैं, यानी पूर्णतः बेलोचदार मांग कहते हैं, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए, अक्सर यह कहा जाता है कि एक प्रभावी मार्केटिंग योजना बनाने के लिए एक स्मार्ट मानदंड का उपयोग करना होता है। तो ये स्मार्ट का फुल फॉर्म क्या होता है? मैंने आपको क्लास 1 या क्लास 2 में भी ये स्मार्ट के बारे में आपको बताया था। तो ये स्मार्ट की फुल फॉर्म क्या होती है? ये होती है स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक एंड टाइमली, यानी विशिष्ट, मापने योग्य, प्राप्त करने योग्य, यथार्थवादी और समय पर, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ये किसकी फुल फॉर्म है? ये स्मार्ट की। ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप बिल्कुल याद कर लीजिएगा। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना यानी PMMVY किसके द्वारा कार्यान्वित की जाती है? तो ये किसके द्वारा की जाती है? तो ये मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, यानी महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा की जाती है। कौन सी योजना? मातृ वंदना योजना, यानी इसकी राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगी। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित अवधारणाओं में से कौन सी अवधारणा विकास के अभिकील और मार्केटिंग कार्यक्रमों में क्रियान्वयन प्रतिक्रियाओं तथा गतिविधियों पर आधारित है, जो एक उनके विस्तार तथा अंतर्निर्भरता को स्वीकार करती है? तो ये कौन सी अवधारणा हो जाएगी? तो ये होलिस्टिक मार्केटिंग कॉन्सेप्ट है, यानी समग्र मार्केटिंग की अवधारणा हो जाएगी, यानी इसकी राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगी। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए, लाइन ऑफ क्रेडिट
ये जो शब्द है इन दोनों अक्सर खबरों में रहता है, तो इसका अर्थ क्या है, यानी लाइन ऑफ क्रेडिट। तो इसको हम क्या कहते हैं, तो ये एक रियायती ब्याज दर पर एक सॉफ्ट लोन है, यानी इट इज़ अ सॉफ्ट लोन एट कंसेशनल इंटरेस्ट रेट। कौन है ये, LOC, लाइन ऑफ क्रेडिट। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि आज का आपका सेशन यानी पार्ट 4 का आखिरी क्वेश्चन है। देखिए, विभाजन की कौन सी श्रेणी उपभोक्ताओं के व्यवहार संबंधी लक्षणों को, यानी उनके ज्ञान, उनके प्रति दृष्टिकोण, उपयोग, पसंद नापसंद या उत्पाद, सेवा, प्रचार या ब्रांड के प्रति प्रतिक्रियाएं का अध्ययन करती है, तो क्या कहलाती है वो व्यवहार विभाजन कहलाती है। यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बिहेवियर सेगमेंटेशन, यानी व्यवहार विभाजन। तो दोस्तों, ये थे हमारे पार्ट 4 के टॉप 30 क्वेश्चन MCQs, जो आपके इकोनॉमिक्स और मार्केटिंग के लिए मोस्ट ही इम्पोर्टेंट है। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। हाँ दोस्तों, एक बात मैं आपको बोलना ही भूल गया, अगर आपको इन सभी का PDF वगैरह चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है, और ये इसकी PDF मैं आपको अभी नहीं दूंगा, जब ये सारे क्लासेस ख़त्म हो जाएंगी, यानी इकोनॉमिक्स की और CRM की जो भी MCQs हैं ये सारे कंप्लीट हो जाएंगे, तब मैं आपको ये PDF टेलीग्राम पे आपको PDF के रूप में आपको दे दूंगा। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई हो। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, और हमारे चैनल को अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार।